वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। पवन, गौरव, कैसे हैं आप सब? हीरा लाल, एसआर, दिग्विजय, सोनू शॉ, गुड्डू, सत्येंद्र, विकास कुमार, धीरज, नवीन, राजीव, किशोर, एसआर, कैसे हैं आप सब? समृद्धि, चंदन, अंगद, आशु, ईशा, मनीष प्रताप सिंह, रत्नेश कुमार, अमित कुमार, सोनू शॉ, अहमद, बढ़िया। तैयार हैं आज के सेशन के लिए आप सभी? एक बार फटाफट से यस सर, यस सर, यस सर कमेंट कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस सेशन गाइस। निकिता, राजीव, अंकिता, विपुल, रंजन कुमार, मनीष प्रताप सिंह। चलो, तो प्रीवियस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम पर डिटेल बात हो चुकी थी, और साथ ही साथ हम लोग ने शुरू कर दिया था जो टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो था मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में कितनी तरीके की मेमोरीज होती हैं? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर, है ना? यही तो मेमोरीज होती हैं, और इनको मैनेज करने के लिए जो टॉपिक दिया गया वो है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सीपीयू है, वो कैसे काम करता है कि जब भी सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी से रिक्वेस्ट करता है, यानी हार्ड डिस्क से रिक्वेस्ट करता है। हार्ड डिस्क के इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को कहां लेकर आता है? वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, यानी रैम में, और इसी को मैनेज करने का काम कहलाता है मेमोरी मैनेजमेंट। लेकिन बीच में हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी, जिसको मेमोरी मैनेजमेंट कैशे मेमोरी के नाम से नहीं मानता। इसको वो मानता है जिस नाम से, वो है आपका टीएलबी, है ना, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन बफर के नाम से भी जानते हैं, या ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में। नॉर्मल जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि सीपीयू को अगर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में डेटा को शिफ्ट करेगा, प्राइमरी मेमोरी कैशे मेमोरी में डेटा को शिफ्ट करेगा, और कैशे मेमोरी से सीपीयू आसानी से डेटा को ले पाएगा। सर, सीपीयू डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से भी तो ले सकता है डायरेक्ट, लेकिन ये क्या काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है? जी हाँ। अगर सीपीयू को सेकेंडरी मेमोरी में बार बार चीजों को सर्च करने की रिक्वायरमेंट होगी तो इसमें काफी टाइम लगेगा, और इस टाइम की वजह से जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है वो लो हो जाएगी। और इस रीजन की वजह से कॉन्सेप्ट किसका आया कि सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को प्राइमरी मेमोरी में और प्राइमरी से कैशे मेमोरी में भेजा जाए, है ना? दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। अब यहां पर जो सीपीयू का प्रोसेस है वो क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा को कैसे भेजे, ये मेन मोटिव है। इस मेन मोटिव को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सीपीयू क्या करता है? रिक्वेस्ट जनरेट करता है। किससे रिक्वेस्ट करता है सीपीयू? सेकेंडरी मेमोरी से, कि भाई मुझे डेटा को दे दो। लेकिन सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी क्या इंसान है? नहीं, ये तो सिस्टम है। तो सीपीयू क्या करता है? जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस को, और ये लॉजिकल एड्रेस किसके पास जाता है? सेकेंडरी मेमोरी के पास। इसका मतलब सीपीयू के पास कोई ऐसा इंसान है जो सेकेंडरी मेमोरी के पास में जाएगा और सीपीयू का काम करवाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सीपीयू के पास ऐसा कौन सा वो इंसान है जो सेकेंडरी मेमोरी के पास में जाएगा? तो आंसर है लॉजिकल एड्रेस, और वो सेकेंडरी मेमोरी से रिक्वेस्ट करेगा डेटा की। लेकिन क्या प्राइमरी मेमोरी लॉजिकल एड्रेस पे काम करता है? नहीं, क्योंकि सीपीयू के पास में लॉजिकल एड्रेस है और ये जाएगा सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन प्राइमरी मेमोरी तो लॉजिकल एड्रेस पर काम करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि लॉजिकल एड्रेस काम करता है किस पर? सेकेंडरी मेमोरी पर, मतलब हार्ड डिस्क पर। अब कंफ्यूजन ये हुआ कि फिर प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी कैसे बात करेगी? तो सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है? प्राइमरी मेमोरी से बात करने के लिए
एक रिक्वेस्ट जनरेट करती है वाया फिजिकल एड्रेस। इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी के पास में जो एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस है, और सेकेंडरी मेमोरी के पास में जो एड्रेस है वो लॉजिकल एड्रेस है। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से देखो, सीपीयू एक पर्सन को भेजेगा सेकेंडरी मेमोरी के पास, और सीपीयू जिस पर्सन को भेज रहा है उसका नाम क्या है? लॉजिकल एड्रेस। सेकेंडरी मेमोरी के पास कौन गया? लॉजिकल एड्रेस गया। तो इसका मतलब सीपीयू के पास भी लॉजिकल एड्रेस होता है और सेकेंडरी मेमोरी के पास भी लॉजिकल एड्रेस होता है। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। लेकिन प्राइमरी मेमोरी के लॉजिकल एड्रेस को समझेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम या मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी या रैम जिस एड्रेस को समझता है उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाएगा, है ना, तभी तो आपस में कन्वर्सेशन होगी। नाउ टू ट्रांसलेट दिस लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस इज द ड्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ट्रांसलेशन करेगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो इस पार्टिकुलर स्लाइड से हमें तीन बातें समझ में आई। कौन कौन सी? कि सीपीयू जिस एड्रेस को जनरेट करता है उसे लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस हमारा सेकेंडरी मेमोरी पर काम करता है। प्राइमरी मेमोरी पर जो एड्रेस काम करता है उसे फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को अगर प्राइमरी मेमोरी में भेजना है, यानी हार्ड डिस्क के डेटा को अगर रैम में शिफ्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना होगा, और ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक, इतनी बात समझ गए? आगे बढ़ो। अब कह रहा है कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट मेमोरी मैनेजमेंट पॉलिसीज। मेमोरी मैनेजमेंट को करने के लिए कितनी पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट है? दो, जो इन कामों को करेगा। पहला है कॉन्टीजियस मेमोरी एलोकेशन और दूसरा है नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोग ने डिस्कस किया था कि कंटीजियस का मतलब क्या होता है? अगर हम जाएंगे तो एक ही जगह पर बैठेंगे, वरना जाएंगे ही नहीं। या नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का मतलब कि जाएंगे अगर सफर करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए, तो कहीं पर भी बैठ जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है कि यहीं पर बैठना है या कहां बैठना है। तो कंटीजियस का मतलब जिद्दी, जो ये फिक्स कर ले कि मेमोरी की इसी स्पेस को हमें एक्वायर करना है, वरना हम काम ही नहीं करेंगे। जबकि नॉन कंटीजियस क्या होता है? कहीं पर भी सेटल डाउन हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप 5 लोग किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं और कहते हैं कि हम एक साथ बैठेंगे, तो ये कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है। लेकिन अगर आप 5 दोस्त जाते हैं और कहते हैं कि हम होटल में किसी भी जगह पर बैठ जाएंगे, एक साथ बैठने की कोई कंडीशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। तो कंटीजियस का मतलब एक साथ और नॉन कंटीजियस का मतलब अलग अलग। आगे बढ़िए। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है व्हेन अ प्रोसेस P1 इज इन सेकेंडरी मेमोरी। कह रहा है कोई एक प्रोसेस है, कोई एक सॉफ्टवेयर है जो कि सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में है। व्हेन यू फेच इट, जब आप उसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यू ब्रिंग द प्रोसेस इन मेन मेमोरी, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो सेकेंडरी मेमोरी से कहां आ जाएगा? रैम में, यानी प्राइमरी मेमोरी में। कह रहा है देन एलोकेशन शुड बी कंटीजियस इन नेचर। इस केस में जो एलोकेशन हो रहा है वो किस नेचर का है? कंटीजियस का है। स्पेस को प्राइमरी मेमोरी में एक साथ रखना ही कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। यानी इस केस में क्या होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर हमारा सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी में आया है वो एक ही लोकेशन पर आएगा। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन प्रॉब्लम इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यहां पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। सोचो, अगर आप किसी होटल में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक ही जगह बैठना है और उसके पास वो 5 सीट का कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो फिर आप कैसे बैठेंगे? इसका मतलब कि पहले से आपको ऑर्डर करके उसको बताना होगा कि देखो मैं आ रहा हूं तुम्हारे होटल में और हम लोग 5 दोस्त हैं जो कि एक साथ बैठेंगे। समझ में आया? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है या नहीं उस होटल वाले के लिए? तो आप 5 दोस्तों के लिए क्यों चेयर्स को एक साथ अरेंज करेगा, क्यों टेबल्स को एक साथ अरेंज करेगा? है ना, वो तो यही चाहेगा कि जो हमारा सेटअप है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करें।
तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, जरा इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। कह रहे कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में मतलब एक साथ बैठने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास जो टोटल स्पेस है वो कितनी है, 4 KB प्लस 2 KB प्लस 4 KB, यानी 10 KB की स्पेस हमारे पास मेमोरी में अवेलेबल है। लेकिन हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसे कितनी स्पेस चाहिए, 5 KB की। P1 एक प्रोसेस है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे 5 KB की स्पेस चाहिए, लेकिन मेमोरी में टोटल स्पेस कितनी है, 10 KB की। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सॉफ्टवेयर रन करेगा या नहीं करेगा? अगर टोटल स्पेस 10 KB की है और सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए मात्र 5 KB चाहिए, तो ये रन कर जाना चाहिए, है ना, क्योंकि स्पेस तो दुगनी है। और यहां पर जो प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर ले रहा है वो तो 5 KB ही ले रहा है। लेकिन नहीं, यहां पर ये प्रोसेस रन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इस मेमोरी में हमने स्पेसेस को डिवाइड कर दिया है 3 कैटेगरी में, 4 KB, 2 KB और 4 KB में। इसका मतलब प्रोसेस का साइज, जो सॉफ्टवेयर का साइज है वो 5 KB है। 5 KB तो कहीं पर है ही नहीं, तो ये सॉफ्टवेयर रन कर ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया? स्पेस तो है, लेकिन क्या स्पेस जरूरत से कम है? नहीं, बहुत ज्यादा है, 10 KB है, चाहिए थी 5 KB। लेकिन जो पार्टीशन बने हुए हैं वो क्या बने हुए हैं, 4 KB के, 2 KB के और 4 KB के। यानी स्पेस के होते हुए भी क्या ये सॉफ्टवेयर रन कर पाएगा, क्या ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएगा? जी नहीं, है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सेम होटल में आ जाते हैं। होटल बहुत बड़ा था, है ना, वहां 5 नहीं 500 लोग रुक सकते थे। लेकिन जब आप 5 दोस्त एक साथ गए और आपने कहा कि मुझे एक ही जगह पर बैठना है, तो होटल के मालिक ने क्या बोला, जो मैनेजर था उसने क्या बोला, माफ करिए, हमारे पास ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है कि हम 5 दोस्तों को एक साथ बैठा सके। समझ में आया? तो स्पेस होते हुए भी क्या आप होटल में एक साथ बैठ के खाना खा पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। यहीं पर एक जो सुविधा हो सकती थी वो क्या हो सकती थी, आप कहते कि सर हम 5 दोस्त हैं लेकिन अलग अलग बैठकर भी खा लेंगे, है ना, कोई जरूरत नहीं है एक साथ बैठने की। तो क्या ये प्रॉब्लम होती? नहीं होती। तो ये केस हो गया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मींस टोटल स्पेस विच इज रिक्वायर्ड इज अवेलेबल इन मेन मेमोरी। कह रहे जितनी स्पेस चाहिए वो मेन मेमोरी यानी रैम में है, बट नॉट इन कंटीजियस फैशन, लेकिन एक साथ इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है। एंड प्रोसेस रिक्वायर स्पेस इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, और इस सॉफ्टवेयर या प्रोसेस को जो स्पेस चाहिए वो 5 KB की एक साथ चाहिए, जो कि यहां पर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, तो कह रहा है कि कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है। पहला, ये एरे के फॉर्मेट में है, नो डाउट। एक साथ अगर हम कोई भी स्पेस लेंगे तो क्या वो एरे है? जी हां। एक्सेस टाइम इज वेरी फास्ट, यहां पर क्या एक्सेस कर पाना बहुत आसान होगा? बिल्कुल, क्योंकि 5 दोस्त हैं और पांचों को अगर जाना है तो आपस में कंसल्ट करके कहीं भी जा सकते हैं, तो एक्सेस क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। एड्रेस ट्रांसलेशन इज वेरी इजी, है ना, यहां पर हम सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है वो लॉजिकल एड्रेस है, और जो रैम को चाहिए वो कौन सा एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस। तो क्या इसमें कन्वर्जन काफी आसान हो रहा है? जी हां। लेकिन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन डिसएडवांटेज, यानी कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के केस में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है, सफर फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि स्पेस होते हुए भी हम सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया? आगे आ जाओ। अब कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन कितने तरीके से किया जा सकता है? 2 तरीके से, एक स्टैटिक पार्टीशनिंग और एक डायनेमिक पार्टीशनिंग। यानी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन या कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की अगर बात करें, कॉन्टिन्यूअस मतलब एक साथ और कंटीजियस मतलब भी क्या होता है, एक साथ। तो कंटीजियस की अगर हम बात करें तो ये कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके की, एक स्टैटिक हो सकती है और एक डायनेमिक हो सकती है। स्टैटिक को फिक्स बोलते हैं, जबकि डायनेमिक को वेरिएबल के नाम से जानते हैं। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, आइए समझते हैं। स्टैटिक पार्टीशनिंग क्या है? प्रोसेस जो आपका सॉफ्टवेयर है उसे 4 KB की स्पेस चाहिए, लेकिन क्या कहीं पर 4 KB की स्पेस मिल रही है? नहीं, टोटल 10 KB की है, लेकिन पार्टीशन किस तरीके के हैं,
5 2 2 और 1, यानी 5 2 7 2 9 और 1 10, 10 केबी के हैं लेकिन 4 केबी का कोई पार्टीशन नहीं है। ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग स्कीम, स्टैटिक पार्टीशनिंग को फिक्स साइज के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस वी हैव टू डिवाइड मेमोरी इनटू पार्टीशन, इस केस में हमने मेमोरी को पार्टीशंस में डिवाइड किया। साइज ऑफ पार्टीशन इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज, और इस पार्टीशन के साइज को हम बदल नहीं सकते, ये पहले से फिक्स है। द साइज ऑफ पार्टीशन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू बी सेम, क्या यहां पर हर कोई सेम साइज का नहीं, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट साइज का है, तो ये हो सकता है। एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट चेयर्स, एवरी टेबल साइज इज नॉट सेम, है ना। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या वहां पर हर एक टेबल 2 2 की होती हैं, या 3 3 की होती हैं, या 4 4 की होती हैं? डिपेंड करता है, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, 10 के भी सेटअप हो सकते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, वो पहले से फिक्स होंगे, है ना। यही होती है आपकी स्टैटिक पार्टीशनिंग। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन स्टैटिक एंड फिक्स साइज पार्टीशनिंग। तो कह रहे हैं इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वही, अब प्रोसेस P1 रिक्वायर 4 KB, नाउ द प्रॉब्लम इज देयर इज ओनली वन पार्टीशन पॉसिबल विच इज ऑफ साइज 5 KB। कह रहा है यहां पर अगर हम देखें तो इस 4 KB के स्पेस को, यानी 4 KB वाले सॉफ्टवेयर को कहां पर हम स्टोर करवाएंगे? तो कह रहा है स्टोर करवाने की एक ही जगह मिल रही है, वो है 5 KB में, हाँ या ना। लेकिन अगर हमने इसको 5 KB वाली जगह पर इसको स्टोर कर दिया, विच कैन एकोमोडेट द प्रोसेस ऑफ साइज 4 KB, लेकिन साइज कितना चाहिए था? 4 KB, तो क्या होगा? क्या 1 KB की स्पेस बेकार हो जाएगी? जी हां। सो इन दिस एंटायर पार्टीशन इज रिक्वायर्ड टू बी एलोकेटेड एंड यू कैन नॉट पार्टीशन दैट पार्टीशन इन अबव केस 1 KB स्पेस इज वेस्टेड, इट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल सही। इसका मतलब यहां पर हमने क्या कहा कि अगर 5 दोस्त थे हमारे, है ना, यहां पर क्या है, 5 दोस्त आए हुए हैं, लेकिन वहां पर स्पेस कितने की है? 6 लोगों की बैठने की। अगर यहां से समझे तो 4 दोस्त हैं, लेकिन बैठने की स्पेस कितनी है? 5 लोगों की। तो क्या एक लोग की स्पेस वेस्ट हो जाएगी? क्या एक चेयर एम्प्टी रह जाएगी? यस, है ना, वहां कोई बैठ नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वेस्टेज। इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जहां पर वेस्टेज हो रही है मेमोरी की। नेक्स्ट, सो इन फिक्स साइज पार्टीशनिंग यू कैन नॉट रीयूज वन पार्टीशन। कह रहा है इस केस में आप कोई ना कोई पार्टीशन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो वैकेंट रहेगा। इस केस में 1 KB की जो स्पेस है वो नॉट यूज रहेगी। ओनली वन पार्टीशन है वन प्रोसेस। कह रहा है यहां पर एक ही पार्टीशन ऐसा है जिसमें एक प्रोसेस होगा। इंटरनल मेमोरी ऑफ द पार्टीशन इज वेस्टेड, तो यहां पर कुछ मेमोरी क्या होगी? वेस्ट चली जाएगी। एग्जाम्पल इन अ नोटबुक, कह रहा है इसका एक और एग्जाम्पल भी है। जैसे आप लोग ने देखा होगा बुक्स के केस में क्या होता है, पूरी बुक में कुछ ना कुछ लिखा होता है, लेकिन जो आखिरी वाला पेज है जहां पर टॉपिक आपका एंड हो रहा है, क्या उसके लास्ट वाला पेज कुछ एम्प्टी रह जाता है, कुछ खाली रह जाता है? यस, है ना, क्योंकि वहां पर वो बुक क्या हो रही है? एंड हो रही है, तो उसका कुछ पोर्शन क्या रह जाता है? ब्लैंक। पढ़ लो। कह रहा है जैसे नोटबुक के केस में क्या होता है, इट इज ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर होती है। लास्ट पेज ऑफ अ स्टोरी में नॉट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड कंप्लीटली बिकॉज यू स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रॉम न्यू पेज, क्योंकि आप नया चैप्टर नए पेज से ही शुरू करेंगे और बाकी की स्पेस क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। देन द लास्ट पेज ऑफ द स्टोरी विल हैव इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो आखिरी वाला पेज जो है उसमें क्या सफर होगा? वेस्टेज, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, फिक्स साइज पार्टीशनिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? इसके बेनिफिट्स क्या है? मैनेज करना आसान है। नाउ अ टाइम वी आर यूजिंग फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम, कह रहा है ज्यादातर केस में हम इसी का यूज करते हैं। बट दिस स्कीम इज मॉडिफाइड बिकॉज पेजिंग इज ऑल्सो अ फिक्स साइज पेजिंग पॉलिसी, बट देयर साइज ऑफ अ पेज एंड साइज ऑफ पार्टीशन इज सेम। कह रहा है यहां पर देखो एक दिक्कत भी आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? सबसे बड़ी, अगर हम फिक्स साइज पार्टीशनिंग की बात करें तो पहला एडवांटेज है कि मैनेजमेंट आसान है। दूसरा एडवांटेज ये भी है कि सेम सेम स्पेस एक्वायर हो रही है, लेकिन कुछ स्पेस हमारी बेकार भी जा रही है। लेकिन कह रहा है बेकार जा रही है तो जाने दो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम तो चल गया, बाकी जो भी हो। तो देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव नोट पे इसके एडवांटेजेस लिखे गए हैं कि मेरा काम चल गया, बाकी अगर बेकार जाता है तो जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है
जैसे आपको पानी पीना है जरा सा और किसी ने आपको पानी दे दिया पूरा ग्लास भर के, तो आप क्या करेंगे? जितना पीना है उतना पी लेंगे और बाकी का छोड़ देंगे। आपने कहा क्या ही नुकसान है, पानी तो है। तो देखा जाए तो ये क्या है, स्टैटिक पार्टीशनिंग का एडवांटेज भी है और एक तरीके का डिसएडवांटेज भी बनेगा। नेक्स्ट कह रहे जो दूसरा है ना, अभी तो हम लोग ने देखा स्टैटिक पार्टीशनिंग, अब बात कर रहे हैं डायनेमिक पार्टीशनिंग की। देखो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स, यानी पहले से स्पेस फिक्स है। आप किसी होटल में जाते हैं, क्या स्पेस पहले से फिक्स होती है? हाँ, यानी वो स्टैटिक है जिसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन डायनेमिक पार्टीशनिंग क्या है? डायनेमिक पार्टीशनिंग का मतलब कि होटल वाले ने कहा है कि स्पेस आपके अकॉर्डिंग अरेंज होगी, हमारे पास जगह है, जितने लोग आएंगे उसके अकॉर्डिंग चेयर्स को लगा देंगे। तो क्या यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी? जी हाँ। अगर दो दोस्त जाते हैं तो दो के लिए चेयर लग जाएगी, 5 दोस्त जाते हैं तो 5 के लिए लग जाएगी, 10 जाते हैं तो 10 के लिए लग जाएगी। तो यहां पर वेस्टेज नहीं होगी, है ना। आओ देखते हैं। कह रहे डायनेमिक पार्टीशनिंग को वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम भी बोलते हैं। हियर वी हैव अ सिंगल मेमोरी साइज ऑफ 10 केबी। कह रहा है यहां पर हमारा टोटल साइज कितना है, 10 केबी का। देयर इज नो पार्टीशन एट ऑल। कह रहा है यहां पर पहले से कोई भी पार्टीशन नहीं किए गए हैं। हमें कितना स्पेस चाहिए था 4 केबी रन करने के लिए, तो हमने 10 केबी में क्या किया, 4 केबी अपने सॉफ्टवेयर या प्रोसेस को एलोकेट कर दिया। क्या कोई प्रॉब्लम आई? क्या यहां पर कोई स्पेस वैकेंट रही? हाँ, जो दूसरा प्रोसेस आएगा वो आगे चला जाएगा, जो तीसरा प्रोसेस आएगा वो आगे चला जाएगा, है ना। तो ये बेस्ट है। इस तरीके से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कोई भी ग्राहक जो हमारे पास में आया वो वापस नहीं जाएगा। स्पेस है और स्पेस को हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं डिमांड के बेसिस पर। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी हैव टू एलोकेट अ स्पेस। कह रहे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें स्पेस को एलोकेट करना होगा। सपोज प्रोसेस P1 केम एंड रिक्वायर्स 4 केबी। कह रहा है यहां पर प्रोसेस P1 आया जिसको 4 केबी की स्पेस चाहिए थी। आउट ऑफ 10 केबी एलोकेट 4 केबी। हमने 10 केबी में से 4 केबी एलोकेट कर दिया। रिमेनिंग 6 केबी स्पेस इज स्टिल बी रीयूज्ड। कह रहे जो बाकी बची हुई 6 केबी की स्पेस है, क्या उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं? जी हाँ। तो वेस्टेज नहीं हो रही है यहां पर, है ना। सबसे बड़ी बात यही है। नो चांस फॉर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यहां पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कोई भी चांस नहीं है, बिकॉज यू विल एलोकेट एग्जैक्टली दैट मच स्पेस विच इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने उतनी स्पेस ही एक्वायर करी जितनी हमें चाहिए थी। ये तो बात हो गई कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के बारे में। क्या क्या समझ में आया यहां से? सर हमें यह समझ में आया कि कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का मतलब एक साथ स्पेस को एक्वायर करना। लेकिन एक साथ एक्वायर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका स्टैटिक है और दूसरा डायनेमिक है। स्टैटिक के केस में पहले से ही पार्टीशन होंगे, है ना, जहां पर हो सकता है कि हमारी स्पेस या तो एलोकेट ही ना की जाए क्योंकि वो पार्टीशन हो ही ना, या हो सकता है कि एक्वायर कर भी ली जाए तो वेस्टेज की चांसेस हो, है ना, क्योंकि हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो और ज्यादा के केस में उतनी स्पेस बेकार हो जाए। दूसरा केस क्या बन रहा है डायनेमिक पार्टीशन का, कि हम एडवांस में पार्टीशनिंग करें ही ना, है ना, ये भी तो पॉसिबल है। हमें जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस हम ले लें, बाकी की स्पेस हमारी कोई दूसरा प्रोसेस आएगा, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आएगा, वो एक्वायर कर लेगा। ये हो गया कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का केस। ठीक, अब बात करते हैं नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के केस के बारे में। नॉन कंटीजियस का मतलब क्या होता है कि एक साथ नहीं बैठेंगे, हम कहीं भी बैठ जाएंगे, है ना। हम होटल में गए, हम कहीं भी बैठ जाएंगे। तो क्या ये सबसे बेस्ट है? बेस्ट है ना। कोई पहले से अरेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कहीं भी बैठ सकते हैं, नॉन कंटीजियस है। आइए अब क्या रहे नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होगा, जरा देखिएगा। एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ मेमोरी साइज ऑफ 10 केबी। कह रहे हैं मेमोरी का साइज कितना है, 10 केबी, एंड 2 केबी स्पेस इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड। इसमें से 2 केबी स्पेस जो है वो पहले से ऑक्युपाइड है। क्या 5 केबी का प्रोसेस इसमें एग्जीक्यूट कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि कितनी बची हुई है, 8 केबी स्पेस हमारे पास ऑलरेडी बची हुई है। If a process require 5 KB, now this instance of time allocation is possible. अब possible है. In this process need not to place completely at a single place in memory. कह रहा है जो 5 KB की स्पेस हमें चाहिए वो हम एक साथ भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख देंगे एडजस्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि पहले से एलोकेट है ही नहीं। 2 KB की स्पेस पहले से है, 8 KB फ्री है,
क्या ये इजिली प्लेस हो जाएगी यहां पर? बिल्कुल। कह रहा है टाइप्स ऑफ नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार की टेक्निक हैं और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। एक है पेजिंग और दूसरा है सेगमेंटेशन। फिर से बोलो, कहीं पर भी बैठ जाएंगे जाकर, फ्री है ना? यानी पहला तरीका क्या है? पेजिंग, और दूसरा क्या है? सेगमेंटेशन। ये दोनों ही कैसी हैं? नॉन कंटीजियस हैं। क्या एक साथ स्पेस को एक्वायर करेंगी? नहीं, जहां जगह मिलेगी वहां पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देती हैं, चाहे पेजिंग की बात करें या सेगमेंटेशन की बात करें। याद रखना, आगे बढ़ो। अब जरा एक बार एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है ये समझ लो, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पेजिंग और सेगमेंटेशन को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक बार फटाफट से फिर से देखो। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब टोटल स्पेस कितनी है? 10 केबी, लेकिन पहले से जो पार्टीशन बने हुए हैं वो क्या है? 4 केबी, 2 केबी और 4 केबी। तो क्या 5 केबी वाला प्रोसेस यहां पर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मींस टोटल स्पेस विच इज रिक्वायर्ड इज अवेलेबल इन मेन मेमोरी। टोटल स्पेस तो अवेलेबल है बट नॉट इन कंटीजियस फैशन, लेकिन कंटीजियस फैशन में नहीं है। एंड प्रोसेस रिक्वायर स्पेस इन कंटीजियस मैनर, लेकिन यहां पर 5 केबी की स्पेस एक साथ चाहिए थी जो कि अवेलेबल नहीं है। क्या हो गया? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गया। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? 5 केबी, 2 केबी, 2 केबी, 1 केबी। प्रोसेस कितना था? 4 केबी का। क्या यहां पर आ जाएगा? आ जाएगा। क्या कोई स्पेस वेस्टेज होगी? हां, दैट इज 1 केबी। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के केस में वेस्टेज हो रही है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के केस में स्पेस होते हुए भी प्रोसेस को टाटा बाय बाय कहना पड़ रहा है। समझ में आया? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब टाटा बाय बाय, स्पेस है तब भी काम नहीं आएगी। लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब स्पेस है, काम भी आ रही है, लेकिन वेस्टेज भी जा रही है। दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। P1 रिक्वायर्स 4 केबी। कह रहे P1 को 4 केबी रिक्वायर है। नाउ द प्रॉब्लम इज देयर इज ओनली वन पार्टीशन पॉसिबल विच इज ऑफ साइज 5 केबी। 5 केबी वाली जगह पर ही 4 केबी एग्जीक्यूट कर पाएगा, which can accommodate the process of size 4 kb, but in above case 1 kb space is wasted, that is called internal fragmentation। तो वेस्टेज वाली कंडीशन को हम लोग ने क्या बोला? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोला। क्या ये चीज समझ में आ गई अच्छे तरीके से? एक बार यस सर लिख दो। यानी अगर एक्सटर्नल का केस बोले तो क्या होगा? स्पेस है लेकिन फिर भी नहीं देंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास आपके अकॉर्डिंग नहीं है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? स्पेस है, दे भी देंगे, लेकिन मालिक का नुकसान होगा, है ना। जो 1 केबी की स्पेस है वो क्या होगी? वेस्ट होगी, या जितनी भी है वहां वेस्टेज होगी ही होगी। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं पेजिंग का कॉन्सेप्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम की। पेजिंग क्या है? क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? बिल्कुल। क्या एमसीक्यू भी देखेंगे? हां। क्या मॉक टेस्ट भी देखेंगे? हां। तो एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट भी, एमसीक्यू भी और मॉक टेस्ट भी, मतलब साथ साथ ही पूरा तैयार करते हुए चलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसी में देख लेंगे। जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हैं उन सबके क्वेश्चन एक साथ यहां पर मॉक टेस्ट या एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखेंगे। तैयार हैं? चलो, अब पेजिंग क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंटीजियस है या नॉन कंटीजियस, तो आप क्या बोलेंगे? बताओ। ये कंटीजियस है या नॉन कंटीजियस मैनर में? तो हम लोग ने अभी देखा कि पेजिंग और सेगमेंटेशन ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल्स हैं? नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के। यानी कहीं पर भी मेमोरी में ये अपने साइज को एडजस्ट कर लेगा डिमांड के अकॉर्डिंग, एक साथ रहना जरूरी नहीं है। तो आओ देखते हैं पेजिंग क्या होता है। सबसे पहले पेजिंग का मतलब हमें यह जानना होगा कि दो मेमोरी में जब हम डिस्कशन करते हैं उसी को पेजिंग बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी मतलब रैम। जब हार्ड डिस्क से डेटा को रैम में लेकर जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेजिंग, है ना। इसी को हम पेजिंग भी बोलते हैं, इसी को हम स्वैप इन स्वैप आउट भी बोलते हैं, है ना। स्वैप इन स्वैप आउट भी तो यहीं पर कर रहे हैं हम लोग। तो कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन कुछ कुछ अलग है। वो क्या? आइए बात करते हैं।
सेकेंडरी मेमोरी को हमने क्या किया, हार्ड डिस्क को हमने छोटे छोटे पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया और इन पार्टीशंस को हमने क्या बोला, पेजेस। मेन मेमोरी यानी रैम को हमने अगेन डिवाइड किया इक्वल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में और इसको हमने क्या बोल दिया, फ्रेम्स। यानी सेकेंडरी मेमोरी को जब हमने डिवाइड किया तो इसको पेजेस बोलते हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी यानी रैम जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम्स। पेजेस, फ्रेम्स। पेजेस का साइज क्या फ्रेम्स के साइज के बराबर होना चाहिए, यस, है ना, ये जरूरी है कि द साइज ऑफ पेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ फ्रेम। अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। पेजिंग क्या है, मेमोरी मैनेज करने की एक टेक्निक है, बिल्कुल सही है, नॉन कंटीजियस मैनर में। ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस कैसा होगा, फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी कॉल्ड पेजिंग। जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, पेजिंग। सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम लॉजिकल मेमोरी भी बोलते हैं, जिसे वर्चुअल मेमोरी भी बोला जाता है। तो पहला पॉइंट एक और है क्या, कि सेकेंडरी मेमोरी बोले, लॉजिकल मेमोरी बोले या वर्चुअल मेमोरी बोले, बात एक ही है। क्यों बात एक है, वर्चुअल मेमोरी क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, हां, और वर्चुअल मेमोरी के केस में हम लोग क्या करते हैं, रैम के साइज को इंक्रीज करते हैं, लेकिन उधार कहां से मांगते हैं, हार्ड डिस्क से। वर्चुअल मेमोरी के केस में कहां से उधार मांगा जाता है कि मुझे स्पेस दे दो भाई, हार्ड डिस्क से। तो इसका मतलब सेकेंडरी मेमोरी कहें, लॉजिकल मेमोरी कहें और वर्चुअल मेमोरी कहें, बात तो एक ही है। तो इसको डिवाइड किया जाता है फिक्स साइज ब्लॉक्स में और इसे क्या बोलते हैं, पेजेस, है ना, दैट इज कॉल्ड पेजेस। मेन मेमोरी जिसको फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं या जिसको रैम भी बोलते हैं, विल बी डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। और इसको किस फॉर्मेट में डिवाइड किया जाता है, फ्रेम्स के फॉर्मेट में। ईच पेज गेट्स स्टोर्ड इन वन ऑफ द फ्रेम ऑफ द मेन मेमोरी व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, पेजेस को फ्रेम में सेट करने का। क्योंकि अगर हम किसी भी पेज को उठा रहे हैं और फ्रेम में सेट कर रहे हैं तो क्या दोनों का साइज बराबर होना चाहिए, यस। ईच पेज गेट्स स्टोर्ड इन वन ऑफ द फ्रेम। हर एक पेज जो है वो फ्रेम में सेट किया जाएगा क्योंकि हम इसको मेन मेमोरी में लेकर आ रहे हैं। सो द साइज ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू द साइज ऑफ पेज। इसीलिए जो पेज का साइज है वो फ्रेम के साइज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पेजेस कैन बी स्टोर्ड इन दी नॉन कंटीजियस लोकेशन इन दी मेन मेमोरी। तो जो पेजेस हैं वो कैसे स्टोर होंगे, क्या पेजेस कहीं भी स्टोर हो जाएंगे, हां, जरूरी नहीं कि पेज 1 में जो डॉक्यूमेंट है वो फ्रेम 1 में आए, नो नेसेसरी। पेज 2 का जो डॉक्यूमेंट है वो क्या फ्रेम 2 में आए, नॉट नेसेसरी, क्योंकि साइज तो बराबर है तो कहीं पर भी ये आ जाएगा मेमोरी लोकेशन में, है ना। तो कह रहा है नॉन कंटीजियस मैनर में आएगा। पेजिंग हेल्प्स इन एलोकेटिंग मेमोरी एट डिफरेंट लोकेशंस इन द मेन मेमोरी। कह रहा है पेजिंग क्या मदद कर रही है, एलोकेट कर रही है मेमोरी को डिफरेंट लोकेशंस इन द मेन मेमोरी। का मतलब सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को कहां लेकर आ रहे हैं, मेन मेमोरी यानी रैम। और जब कभी भी आप किसी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या यही होता है, बताओ मुझे, क्या वो हार्ड डिस्क से रैम में ही एग्जीक्यूट होता है, या जब आप बूटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं तो भी यही होता है ना। चीजें कहां पर एग्जीक्यूट होती हैं, रैम में आकर। तो तब भी यूज किसका हो रहा है, रैम का। इट रिड्यूसेस मेमोरी वेस्टेज एंड रिमूव्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्या इसकी मदद से मेमोरी की वेस्टेज को बचाया जा सकता है, जी हां, नॉन कंटीजियस मैनर में है तो मेमोरी वेस्टेज होगी ही नहीं। और अगर मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी तो क्या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव हो जाएगा, यस। इट में कॉज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, लेकिन ये चांसेस हैं कि यहां पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाए। एक्सटर्नल को रिड्यूस किया जा रहा है लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस बने हुए हैं। पेजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इंप्लीमेंटिंग वर्चुअल मेमोरी। कह रहा है पेजिंग की मदद से हम लोग क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, रैम के साइज को इंक्रीज किया जाता है, हार्ड डिस्क से लिया जाता है, तो ट्रांसफर कहां हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी। तो इसका मतलब वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंटेशन करने का जो एक रास्ता है, जो एक तरीका है, वो पेजिंग भी है। नेक्स्ट, पेजेस आर फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी।
कह रहे जो पेजेस हैं वो किसके पार्ट हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, जिसको वर्चुअल मेमोरी भी कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं और लॉजिकल मेमोरी भी कह सकते हैं। यहां पर एग्जाम्पल की मदद से आप समझ सकते हैं कि मैपिंग हो रही है, कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स, ये हार्ड डिस्क में है, ऑपरेटिंग सिस्टम में है, ये आपका पेजेस है ना, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यानी मेन मेमोरी में क्या है, फ्रेम्स का कलेक्शन, और हार्ड डिस्क में क्या है, पेजेस का कलेक्शन, जिनका साइज क्या है, सेम है ना। यहां भी आप देख सकते हैं इस बात को। तो कह रहा है सर पेजिंग तो हम समझ गए क्या होता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा को लाना ही पेजिंग है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, पेज फॉल्ट हो सकती है क्या? हमने जो रिक्वेस्ट करी वो मेन मेमोरी में अवेलेबल ही नहीं है। जब सीपीयू को डेटा चाहिए मेन मेमोरी में और मेन मेमोरी में डेटा अवेलेबल ही नहीं मिला, तो इसे क्या बोल देंगे, पेज फॉल्ट। मतलब आओ देखते हैं। पेज फॉल्ट इज अ टाइप ऑफ एरर। फॉल्ट का मतलब क्या होता है, गलती या एरर बोल सकते हैं। that occurs when a CPU try to access data that is not currently in the main memory or random access memory। CPU हमेशा डेटा को कहां ढूंढेगा, हार्ड डिस्क में या रैम में? सर हार्ड डिस्क तो उसकी पहुंच से दूर है, तो वो डेटा को सबसे पहले ढूंढेगा रैम में, है ना। वैसे तो वो ढूंढता है रजिस्टर में, फिर कैशे में, फिर रैम में। लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, रैम और सेकेंडरी मेमोरी का। तो यहां पर वो किस में ढूंढेगा, रैम में। लेकिन अगर सीपीयू को डेटा रैम में नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट। इस केस में सीपीयू क्या करेगा, अब डेटा को ढूंढेगा हार्ड डिस्क में, और अगर डेटा हार्ड डिस्क में मिल गया, जो कि मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको लेकर आएगा कहां पर, रैम में, यानी प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी में। समझ में आ गया? तो पेज फॉल्ट का मतलब क्या है, बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पेज फॉल्ट? सीपीयू ने डेटा को ढूंढा रैम में लेकिन नहीं मिला, और नहीं मिलने की कंडीशन को बोला जाता है क्या, पेज फॉल्ट। नेक्स्ट, थ्रैशिंग क्या है? अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है थ्रैशिंग का। थ्रैशिंग मींस, थ्रैशिंग इज अ कंडीशन वेयर द सीपीयू स्पेंड मोर टाइम इन स्वैपिंग पेजेस बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पर सीपीयू एक बहुत बड़ी चीज में उलझा हुआ है? किस चीज में, हार्ड डिस्क से रैम में डेटा को ट्रांसफर करने में वो लगा हुआ है। तो इसमें क्या बहुत ज्यादा समय जा रहा है सीपीयू का, हाँ, है ना, ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है। तो कह रहे थ्रैशिंग एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सीपीयू ज्यादा से ज्यादा समय अपना स्पेंड कर रहा है स्वैपिंग पेजेस बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क। मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, और डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क। तो रैम और हार्ड डिस्क के बीच में जो डेटा की शेयरिंग है, उसमें जो स्वैप इन और स्वैप आउट में जो लगने वाला समय है, दैट इज कॉल्ड थ्रैशिंग। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि पेज फॉल्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे पेज फॉल्ट का मतलब रैम में डेटा को ढूंढा गया और नहीं मिला। किसने ढूंढा, सीपीयू ने, नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। थ्रैशिंग क्या होती है, हार्ड डिस्क से रैम में डेटा को लाया गया और वापस ले जाया गया, इसमें जो समय लग रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, थ्रैशिंग। ठीक, समझ में आया? दिस रिजल्ट इन लो सीपीयू यूटिलाइजेशन। अगर थ्रैशिंग बढ़ती जाएगी तो क्या ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बढ़ती चली जाएगी, क्या स्वैप इन स्वैप आउट होता चला जाएगा, और इस रीजन की वजह से सीपीयू को जो काम करना है प्रोसेसिंग का, क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज बिजी इन स्वैपिंग ऑफ द पेजेस। इट इज कॉज्ड बाई हाई नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। ये कब होगा, जब सीपीयू ढूंढेगा रैम में डेटा को और नहीं मिलेगा, तो फिर सीपीयू कहां डेटा को ढूंढेगा, हार्ड डिस्क में, और वहां से डेटा को कहां लेकर आएगा, रैम में, फिर हार्ड डिस्क से डेटा को कहां लेकर आएगा, रैम में, और ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड थ्रैशिंग। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का, जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में एक बार बात भी करी थी और आज के सेशन में भी हमने इसका नाम लिया है। टीएलबी क्या होता है? जब हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग फोकस सिर्फ दो ही चीजों को करेंगे, एक हार्ड डिस्क को करेंगे यानी सेकेंडरी मेमोरी को करेंगे, और एक प्राइमरी मेमोरी को करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है उसमें कैशे मेमोरी की बात भी तो होती है कि सबसे पहले जो सीपीयू है वो डेटा को कैशे में ढूंढेगा, फिर उसके बाद वो रैम में ढूंढेगा।
है ना, क्योंकि रजिस्टर तो उसी के अंदर है, तो हम रजिस्टर की बात ही नहीं करते, हम कैशे की बात करते हैं, हम रैम की बात करते हैं, हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं। लेकिन अभी तक के डिस्कशन में क्या कैशे बिल्कुल गायब थी? जी हाँ। तो मेमोरी मैनेजमेंट को यह बाद में पता चला कि कैशे मेमोरी भी एक टर्म होता है, लेकिन उस कैशे मेमोरी को यहां पर क्या बोला गया? टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। क्या हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कैशे मेमोरी एक्ट एज अ बफर है? क्या कैशे मेमोरी को बफर मेमोरी भी बोलते हैं? हाँ। तो देखो, काम वही है ना, नाम बदला हुआ। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर यानी कैशे। आइए, पहला पॉइंट, टीएलबी मींस यूज ऑफ कैशे मेमोरी। टीएलबी का मतलब कि अब यहां पर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? कैशे मेमोरी का। क्या कैशे मेमोरी आने पर सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा? जी हां। अब सीपीयू को रैम में भी ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब वो पहले कैशे मेमोरी में ढूंढेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर रैम में जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर हार्ड डिस्क में जाएगा। तो क्या यहां सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज किया जा रहा है? जी हां। नेक्स्ट, टीएलबी इज फास्टर एंड स्मॉलर देन दी मेन मेमोरी। टीएलबी का मतलब कैशे मेमोरी, जो कि फास्टर है, स्मॉलर है, किसके कंपैरिजन में? रैम के कंपैरिजन में, बट चीपर एंड बिगर देन दी रजिस्टर। लेकिन रजिस्टर के कंपैरिजन में क्या है? चीपर एंड बिगर देन दी रजिस्टर, और रजिस्टर से थोड़ी सी बड़ी है। टीएलबी फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। पढ़ चुके हैं हम लोग। कैशे मेमोरी किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को, मतलब उतना ही डेटा कैशे मेमोरी में आएगा जितने की रिक्वायरमेंट है, और जितना डेटा नहीं चाहिए वो कहां चला जाएगा? वापस से रैम में। यानी अगर हमें इतने से डेटा की रिक्वायरमेंट है तो वो इतना डेटा हमारा रैम से उठकर कहां जाएगा? कैशे में। लेकिन जब रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो वो कहां चला जाएगा? रैम में। क्यों? क्योंकि कैशे मेमोरी का साइज क्या है? कम है ना, इसलिए वहां पर हम डेटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रख सकते। टीएलबी कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की, टीएलबी हिट और टीएलबी मिस। क्या हम लोग ने कैशे मेमोरी में भी ये बात पढ़ी है? हाँ। क्या? कि कैशे मेमोरी दो तरीके की होती है, ऑपरेशंस दो तरीके के होते हैं, कैशे हिट और कैशे मिस। कैशे हिट क्या होता है? कि अगर सीपीयू ने डेटा को ढूंढा कहां पर? कैशे में, डेटा मिल गया, हिट हो गया। अगर सीपीयू ने डेटा को ढूंढा कैशे में, डेटा नहीं मिला, क्या हो गया? मिस हो गया। वही है टीएलबी हिट और टीएलबी मिस। अगर कैशे ने डेटा को ढूंढा, सॉरी, अगर सीपीयू ने डेटा को कैशे में ढूंढा और मिल गया तो क्या हो गया? बल्ले बल्ले, उसने कहा हिट हो गया, मजा आ गया। लेकिन अगर नहीं मिला, मिस हो गया, अगर मिस हो गया तो वो कहां जाएगा? रैम के पास, वहां से ढूंढेगा। और अगर रैम में भी नहीं मिला तो कहां से ढूंढेगा? हार्ड डिस्क से। समझ में आया? कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, मजेदार। अब कह रहा है टाइप्स ऑफ टीएलबी मैपिंग और कैशे मैपिंग। कह रहे जो टीएलबी मैपिंग कहें या कैशे मैपिंग कहें, ये कितने तरीके की होती है? तो आंसर है तीन तरीके की, डायरेक्ट, एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। फिर से देखो, कह रहे जो टीएलबी मैपिंग है यानी कैशे मैपिंग है, वो कितने तरीके से की जा सकती है? तीन तरीके से। एक डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा एसोसिएटिव कर सकते हैं, और तीसरा सेट एसोसिएटिव कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में बाय डिफॉल्ट कौन सी मानी जाती है? एसोसिएटिव। यानी अगर हम मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग का मतलब ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी, दैट इज कॉल्ड मैपिंग। अगर हम रैम से डेटा को कैश मेमोरी में लेकर आ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैपिंग बोलते हैं। ये डायरेक्ट भी हो सकती है, ये एसोसिएटिव भी हो सकती है, ये सेट एसोसिएटिव भी हो सकती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी? एसोसिएटिव होगी। तीनों में क्या डिफरेंस है जरा ध्यान से देखो। डायरेक्ट मैपिंग का मतलब डेटा पिक फ्रॉम रैम एंड प्लेस एट फिक्स प्लेस इन कैशे। अगर हमने रैम से किसी भी डेटा को निकाला और कैशे में रख दिया एक ही जगह पर, यह डायरेक्ट है। एसोसिएटिव का मतलब डेटा पिक फ्रॉम रैम, रैम से डेटा को उठाया, एंड प्लेस एनीवेयर इन कैशे, कहीं पर भी रख दिया कैशे में, एसोसिएटिव है। यानी डायरेक्ट मैपिंग का मतलब एक तरीके से कंटीजियस है कि इसी जगह पर रखना है, और एसोसिएटिव का मतलब डेटा पिक फ्रॉम दी रैम, पुट इन दी कैशे एनीवेयर, कहीं पर भी रख सकते हैं नॉन कंटीजियस फैशन में, है ना, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव। सेट एसोसिएटिव क्या है? डायरेक्ट प्लस एसोसिएटिव, यानी ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड सेट एसोसिएटिव। यानी
डेटा हमने उठाया रैम से, हम उसको फिक्स प्लेस में भी रख सकते हैं और कहीं पर भी रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ये सेम वैसे ही तो है ना, जैसे आप कहीं से डेटा को उठाते हैं और उसको क्या फिक्स जगह पर रखते हैं, रख भी सकते है ना। अगर आप बढ़िया बच्चे हैं, अगर आप समझदार बच्चे हैं, अगर आप डिसेंट बच्चे हैं तो वहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप डिसेंट बच्चे नहीं है, अरे आप शरारती बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे, कपड़े उतारेंगे कहीं भी फेंक देंगे, है ना। शर्ट उतारी वहां पड़ी हुई है, पैंट उतारी वहां पड़ी हुई है, कोट उतारा कहीं और पड़ा हुआ है ना, सॉक्स उतारे कहीं और पड़े हुए हैं। तो उसको अपनी जगह पर भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है वो कौन सी है, दैट इज एसोसिएटिव मैपिंग। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो जरा क्वेश्चन के आंसर दो। अब मेरा काम खत्म, अब आपका काम शुरू। बताओ व्हाट इज पेज इन पेजिंग। पेजिंग में पेज का मतलब क्या है, अ फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी, फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी, अ टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी, है ना। वर्चुअल मेमोरी का मतलब फिजिकल मेमोरी। क्या फिजिकल मेमोरी कोई वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, नहीं सर। वर्चुअल मेमोरी का मतलब यहां पर हार्ड डिस्क से है, और फिजिकल मेमोरी का मतलब यहां से रैम से है। तो पेजिंग का मतलब क्या है, ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी, फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज कॉल्ड पेजिंग। वेरी गुड। पेजेस कहां मिलते हैं, क्या हार्ड डिस्क में मिलते हैं, यस। और हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, यस। और सेकेंडरी मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, यस, है ना। दैट इज वाई। नेक्स्ट, फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड। बताओ, जो फिजिकल मेमोरी है उसको फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, और इन्हें क्या बोलेंगे, फ्रेम्स ना, पेजेस हां। अरे बात फिजिकल मेमोरी की हो रही, देखो ये कंफ्यूजन होता है। फिजिकल मेमोरी क्या है, रैम, और रैम में जो डिवीजन है उसको क्या पेजेस बोलेंगे, नहीं सर। पेजेस उस केस में बोलेंगे जब बात हार्ड डिस्क की हो रही होगी, जब बात वर्चुअल मेमोरी की हो रही होगी वहां पर पेजेस होंगे। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है, फिजिकल मेमोरी की। और फिजिकल मेमोरी का मतलब रैम, और रैम में जो डिवीजन होंगे वो किसके बेसिस पर होंगे, फ्रेम्स के बेसिस पर। देखो ये कंफ्यूजन क्यों होता है, जब भी हम पेजेस की बात करते हैं तो हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, जब भी हम फ्रेम्स की बात करते हैं तो हम रैम की बात करते हैं, है ना। तो यहां तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी में हो सकता है, वैसे तो नहीं होगा, है ना। तो नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना, बस इससे बचना है। लॉजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज कॉल्ड। बताओ फटाफट। अब लॉजिकल मेमोरी क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सीपीयू जिस एड्रेस को रिक्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं। सर सीपीयू जिस एड्रेस को रिक्वेस्ट करेगा वो लॉजिकल एड्रेस होगा, 101%। लॉजिकल एड्रेस किसके पास जाएगा, सर आपने बताया था कि वो फिजिकल, सॉरी, वो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज के पास। यानी सेकेंडरी स्टोरेज जो एड्रेस समझता है, क्या वो लॉजिकल एड्रेस है, जी हां। तो यहां पर लॉजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज, क्या कहलाएगा, बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड पेजेस। क्योंकि लॉजिकल का मतलब सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब पेजेस। तो क्या पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे, है ना। बस आपको आपस में लिंकिंग करना आना चाहिए। क्योंकि कंफ्यूजन कहां पर होता है, कंफ्यूजन होता है सर फिजिकल मेमोरी है, याद रखो ना। क्या पी में हल्का सा डंडा लगा दें कि तो क्या रैम बन जाता है, आर बन जाता है, क्या फिजिकल मेमोरी में पी में हल्का सा डंडा लगाने पर वो आर बन जाएगा, जी हां। तो याद रखो ना कि फिजिकल मेमोरी का मतलब रैम है, और रैम का मतलब क्या होगा, फ्रेम्स, है ना। ये याद रखने के छोटे छोटे से तरीके हैं, लेकिन जल्दबाजी में गलत होने के चांसेस हैं। बस पेशेंस बना के रखना और कूल डाउन होकर आंसर करोगे तो कभी गलत होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स भी याद रखो, क्योंकि एग्जाम में जब सारे क्वेश्चन मिक्स होके मिलते हैं ना, तो ध्यान ही रहता कि पेजेस होगा, फ्रेम्स होगा, पेजेस को क्या क्या बोलेंगे, फ्रेम्स को क्या क्या बोलेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आप याद रखेंगे तो कभी जिंदगी में गलत नहीं करेंगे। ठीक समझ में आ गया। तो हमने लॉजिकल मेमोरी जब भी हमें मिला तो हमारा दिमाग कहां गया, सचिन सर ने कहा था कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करेगा वो लॉजिकल एड्रेस होगा। लॉजिकल एड्रेस कहां जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी के पास। सेकेंडरी मेमोरी
जो जनरेट करेगा वो क्या करेगा, पेजेस, लेकिन रैम जो जनरेट करेगा वो क्या करेगा, फ्रेम्स, है ना। तो जब कहानी के तौर पर आपके पास में चीजें होंगी तो आप कभी भी सपने में भी चीजों को गलत नहीं कर पाएंगे, आंख बंद करेंगे तो भी आंसर सही देंगे। यस, एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दे आर, बताओ। कह रहे सीपीयू जो है, जो एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, लेकिन उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से होंगे, फ्रेम बिट पेज नंबर, पेज नंबर पेज ऑफसेट, पेज ऑफसेट फ्रेम बिट, फ्रेम ऑफसेट पेज ऑफसेट, या ऑल ऑफ दिस। आपकी पार्क की नजर और निर्मा सुपर, द करेक्ट आंसर इज पेज नंबर और पेज ऑफसेट। कैसे सर, बताइए। कह रहे एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। क्या यहां पर बात फ्रेम्स की हो रही है या पेजेस की हो रही है, पहले तो ये डिसाइड करो। अगर ये डिसाइड कर लिया तो आंसर मिल जाएगा। एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस, हाँ या ना। क्या यहां पर बात लॉजिकल एड्रेस की हो रही है, सर सीपीयू एड्रेस की बात हो रही है तो इसका मतलब लॉजिकल एड्रेस की बात हो रही है। लॉजिकल एड्रेस कहां जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी के पास, और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब पेजेस। तो क्या यहां पर फ्रेम आ सकता है, आ ही नहीं सकता। अगर फ्रेम आ ही नहीं सकता तो पहला आएगा नहीं, तीसरा आएगा नहीं, चौथा आएगा नहीं, क्या बचा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। मजा आया तो एक बार वाह लिख दो। एलिमिनेशन फैक्टर भी काम कर गया। और अगर डायरेक्ट अगर आप देखें कि सीपीयू हर एक एड्रेस को दो पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा, है ना। पहला कौन सा है, पेज नंबर, और पेज के साथ में पेज ऑफसेट। लेकिन किंतु परंतु ये ऑफसेट क्या होता है ये आपको नहीं पता, पता है या नहीं पता। पेज नंबर का मतलब कि पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। पेज ऑफसेट का मतलब पेज इंडेक्सिंग। वेरी गुड साकेत कुमार, होता एक ही है। पेज नंबर में भी 1 2 3 4 होगा, और पेज ऑफसेट भी इंडेक्स कहलाता है, वो भी 1 2 3 4 होगा। लेकिन इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, जब आप इंडेक्स बनाते हैं तो क्या उसमें हर एक टॉपिक के पेज नंबर को मेंशन करते हैं, जी हां। जैसे नेटवर्किंग इस पेज से इस पेज नंबर पे है, ये इंडेक्स है, ये ऑफसेट है। डेटाबेस इस पेज नंबर से इस पेज नंबर पे है, आईओटी इस पेज नंबर से इस पेज नंबर पे है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस पेज नंबर से इस पेज नंबर पे है। तो ये पेज नंबर ये हो गए, और पेज ऑफसेट का मतलब इंडेक्सिंग। क्लियर, अगला बताओ। विद पेजिंग देयर इज नो डैश फ्रेगमेंटेशन। कह रहा है पेजिंग में किस तरीके का फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता, वेरी गुड, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। पेजिंग इंक्रीजेस द डैश टाइम। कह रहा है पेजिंग के केस में कौन सा टाइम बढ़ जाएगा, वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच करने का टाइम बढ़ जाएगा, या ऑल ऑफ दिस। पेजिंग का मतलब क्या बढ़ेगा, सर पेजिंग का केस बढ़ने का मतलब कि सीपीयू जो है वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा अगर पेजिंग इंक्रीज हो गई तो। यानी डेटा स्वैप इन स्वैप आउट होगा, डेटा आ रहा है डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा है डेटा जा रहा है। अगर सीपीयू इसी में बिजी रहेगा तो क्या पेजिंग प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, जी हां। यही तो मैंने बताया था कि पेजिंग इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि सीपीयू अपना काम छोड़ के सिर्फ स्वैप इन स्वैप आउट करने में बिजी है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। याद आया, जो पहले पढ़ा हुआ है, स्वैपिंग कह लीजिए या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कह लीजिए। अच्छा सर वेटिंग क्यों नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ, यह भी बता दीजिए। पेजिंग से क्या वेटिंग इंक्रीज हो रही है, नहीं। सीपीयू तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो काम कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है। क्या एग्जीक्यूशन इंक्रीज हो रहा है, अगर पेजिंग से एग्जीक्यूशन इंक्रीज होता तो मजा ही आ जाता, है ना। अगर सीपीयू का एग्जीक्यूशन फास्ट होता तो मजा ही आ जाता। लेकिन पेजिंग में प्रॉब्लम क्या है कि सर सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा को भेजना, यही पेजिंग है। और यहां पर अगर हम देखें तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से उठाया जा रहा है, प्राइमरी मेमोरी में रखा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच। समझ में आया।
यानी एग्जीक्यूशन डिक्रीज हुआ, वेटिंग से तो लेना देना है ही नहीं। समझ में आ गया? तो क्या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को यहां पे स्वैप इन स्वैप आउट भी कहा जा सकता था? यस, लेकिन पेजिंग इंक्रीजेस व्हाट? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। नेक्स्ट, द साइज ऑफ पेज इज टिपिकली, कह रहे जो पेज का साइज है, यानी हार्ड डिस्क में जो डिवीजन है, और हार्ड डिस्क के डिवीजन को क्या बोला गया? पेजेस। जो पेजेस का साइज है वो वेरी है, पावर ऑफ 2 है, पावर ऑफ 4 है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है? बताओ। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज पावर ऑफ 2। क्यों? क्योंकि यहां पर बाइनरी नंबर्स की बात हो रही है, और जब भी बाइनरी नंबर्स की बात होगी तो पेजेस का साइज किस में होगा? पावर ऑफ 2 के मैनर में। समझ में आ गया? वेरी होगा ना, फिक्स साइज के होंगे, लेकिन पावर ऑफ 2 के फॉर्मेट में ही होंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, पेज फॉल्ट एकर्स व्हेन, कह रहा है यहां पर पेज फॉल्ट कब होगी? पेज फॉल्ट का मतलब क्या है? सीपीयू ने डेटा रैम में ढूंढा लेकिन नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो क्या पेज फॉल्ट हो जाएगी? जी हां। पेज फॉल्ट होने पर क्या बढ़ेगा? डिमांड पेजिंग, है ना, डिमांड की जाएगी, पेजेस को लेकर आया जाएगा। तो द पेज इज करप्टेड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द पेज इज इन मेन मेमोरी, द पेज इज नॉट इन मेन मेमोरी, पेज इज नॉट इन द मेन मेमोरी, रैम में पेज मिला ही नहीं, क्या पेज फॉल्ट हो गया? जी हां, जेब में रख के घर ले जाओ। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इंप्लीमेंटेड बाय, कह रहे वर्चुअल मेमोरी किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी? डिमांड पेजिंग वर्सेस वर्चुअलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? वर्चुअल मेमोरी का मतलब, सर रैम रिक्वेस्ट करेगा हार्ड डिस्क से कि भाई कुछ स्पेस दे दो भाई, और इसमें क्या वो डिमांड करेगा? भाई है तो डिमांड ही करेगा, है ना? बात समझ में आ रही है? भाई है तो क्या करेगा? डिमांड, रिक्वेस्ट नहीं करेगा ना, डिमांड करेगा, कह रहा लाओ इधर, और दे भी देगा हार्ड डिस्क, कहेगा लो। यार तो मेरे भाई और रिक्वेस्ट थोड़ी ना करोगे, डिमांड करोगे, और मैं बैठा हूं तुम्हारी सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए, डिमांड पेजिंग। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द मेमोरी एलोकेशन टेक्निक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैन अराइज, कह रहे किस तरीके की मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा? बताओ। सेगमेंटेशन, पेजिंग, सेगमेंटेशन विद पेजिंग, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस? बिल्कुल सही, पेजिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in a system with a page size of 4 KB and a physical address space of 64 KB, what is the number of bits required for the page offset? बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। देखो कह रहा है इन अ सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में जो पेज का साइज है वो 4 KB है। पेज का साइज मतलब हार्ड डिस्क को हमने डिवाइड किया, तो वो किस में डिवाइड हुई? पेजेस में। साइज कितना हो गया? 4 KB का। फिजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब, फिजिकल का मतलब रैम, फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना है? 64 GB। व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द पेज ऑफसेट? पेज ऑफसेट के लिए टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पेज ऑफसेट का मतलब होता है एड्रेस विद इन अ पेज, या इसको आप क्या बोल सकते हैं? इंडेक्सिंग। जो पेज के अंदर का जो एड्रेस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पेज ऑफसेट। तो पेज का साइज कितना है सर? 4 KB। इसका मतलब 4 KB को अगर बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 1024 इंटू 4, ऐसे ही तो करेंगे। केबी को अगर बाइट्स में कन्वर्ट करना होगा तो 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। तो 4 KB में कितने बाइट्स आएंगे? 4096। और 4096 को अगर 2 की पावर में मेंशन करेंगे तो कितना होगा? जल्दी से बताओ। 4096 को 2 की पावर में अगर मेंशन करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम ले लो फटाफट, यही तो करेंगे। 4096 को 2 से एलसीएम ले लो, जितने 2 आए उतने काउंट कर लो, कितने आएंगे? 12। तो 2 की पावर 12 बाइट्स, आंसर क्या हो जाएगा? 12 बाइट्स रिक्वायर्ड फॉर द पेज ऑफ सेट, यानी द आंसर इज 12 बिट्स। हो गया आंसर। बोलो 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 बोलो, क्या क्वेश्चन एकदम हलवा है? एक बार फिर से समझो, है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्या मांग रहा था, फिर से समझो।
क्या इन अ सिस्टम यानी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ पेज साइज ऑफ 4 KB, पेज का साइज कितना है 4 किलोबाइट का। हार्ड डिस्क में क्या पेज का साइज फ्रेम का साइज बराबर होगा? जी हां। एंड अ फिजिकल एड्रेस स्पेस इज ऑफ 64 GB, कह रहा है फिजिकल एड्रेस स्पेस कितनी है? 64 GB। हमें मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है हमें इससे? क्योंकि यहां पर पूछ रहा है पेज ऑफसेट से। फिजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब है फ्रेम्स। अगर फ्रेम्स की बात हो रही होती तो क्या यहां पर हम 64 GB का यूज करते? जी हां। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है पेज ऑफसेट। तो पेज ऑफसेट कैसे निकालेंगे सर? पेजेस से। और पेजेस का साइज कितना गिवन है? 4 KB। इसका मतलब यहां पर जो 64 GB है वो मात्र एक भ्रम है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ना। क्वेश्चन सिर्फ इतना भी कह सकते थे कि इन अ सिस्टम विद अ पेज साइज ऑफ 4 KB व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द पेज ऑफसेट। लेकिन उन्होंने 64 GB यहां पर रैम का साइज इसलिए मेंशन कर दिया, फिजिकल एड्रेस स्पेस टोटल, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। आंसर तो आपका 4 KB से ही निकलना था। समझ में आया क्या है इस क्वेश्चन? और ऐसे ही आता है क्वेश्चन। तो पेज ऑफसेट का मतलब एड्रेस विद इन अ पेज। पेज का साइज कितना? 4 KB। 4 KB को किस में कन्वर्ट करना है? बाइट्स के फॉर्मेट में। तो 1024 इंटू 4 दैट इज 4096, और 2 की पावर कितनी? 12 बाइट, दैट इज इक्वल टू 4096। तो कितने बिट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है? जो पावर है दैट इज कॉल्ड बिट्स। कितनी बिट्स? 12 बिट्स। दैट इज द आंसर। हलवा एकदम बिल्कुल बैगन है, बिल्कुल हलवा। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन क्या कभी गलत होगा? कभी नहीं। अगर पेजेस गिवन होंगे, पेज ऑफसेट होगा, तो बस हमें क्या करना होगा? जो 4 KB है या 2 KB है या जितने भी KB गिवन होगा उसको पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? बाइट्स में। 1024 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो वैल्यू आएगी उसको देख लेंगे कि 2 की पावर में ये कितना बनता है, और जो पावर में बनेगा वही बिट्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 सेकेंड का आंसर है। आ गया। How many bits must be used to represent the page offset for a page size of 8 KB? बताओ। कह रहा है हाउ मेनी बिट्स मस्ट बी यूज टू रिप्रेजेंट द पेज ऑफसेट ऑफ अ पेज साइज ऑफ 8 KB। देखो क्वेश्चन तो बस इतना ही था, पहले वाला भी है ना। अगर आप देखें तो पहले वाला क्वेश्चन भी सिर्फ इतना ही है, लेकिन उस क्वेश्चन को जबरदस्ती बढ़ाया गया। तो यहां पर आपने क्या किया? पेज साइज कितना गिवन है? 8 KB। 8 KB का मतलब 1024 इंटू 8 दैट इज 8192। इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 13 बाइट्स। तो यहां पर आंसर कितने बिट आ गया? 13 बिट। यानी सेकेंड इज द राइट आंसर। जेब में रख के घर ले जाएं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बोलो, मजा आया? है खतरनाक, है ना। कितना छोटा सा क्वेश्चन, और पीछे वाला क्वेश्चन भी देखो बेटा यही था, है ना। बस यहां पर फालतू में क्या कर दिया गया था? यहां पर फालतू में एक चीज दे दी गई थी, दैट इज एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस दैट इज ऑफ 64 GB, जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था, है ना। तो अगर होता है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा, जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ जाओ। व्हाट कॉजेज थ्रेशिंग टू एकर? बताओ जल्दी से बताओ। excessive paging activity, insufficient disk space, hardware failure, more than one of the above या none of the above? ये आता है, बताएंगे नहीं? बिल्कुल सही। थ्रैशिंग का मतलब जब पेजिंग एक्टिविटी बढ़ जाएगी। पेजिंग एक्टिविटी बढ़ने का मतलब जब सीपीयू सर्च करेगा और उसको मिलेगा नहीं, तो वो बार बार क्या करेगा? डिमांड करेगा पेजेस की, और इस केस में वो स्वैपिंग करेगा, है ना। और स्वैपिंग करना ही क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड थ्रैशिंग। नेक्स्ट, थ्रैशिंग डैश द सीपीयू यूटिलाइजेशन। अगर सीपीयू थ्रैशिंग में लगा हुआ है तो इसका मतलब स्वैप इन स्वैप आउट में लगा हुआ है। और अगर इतना समय सीपीयू यही करेगा, स्वैप इन स्वैप आउट करेगा, तो काम कब करेगा? बोलो कि अगर आप दिन भर घर के बाहर और अंदर होते रहेंगे
तो पढ़ाई कब करेंगे? कर पाएंगे क्या? अगर आप दिन भर यही सोचते रहेंगे कि पढ़ना क्या है ना, और छोड़ना क्या है, तो क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं, है ना। तो इसका मतलब थ्रेशिंग क्या है? डिक्रीज करता है सीपीयू की यूटिलाइजेशन को। मींस व्हाट? डिक्रीजेस दी सीपीयू यूटिलाइजेशन। इंक्रीज करेगा ना, कीप कांस्टेंट रखेगा ना, ना ना, डिक्रीज करेगा जी हां। आगे आ जाओ। अ प्रोसेस इज थ्रेशिंग इफ, बताओ, कह रहा है कोई भी प्रोसेस थ्रेशिंग में इन्वॉल्व है कब? इट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग रेदर देन पेजिंग, इट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग, इट हैज नो मेमोरी एलोकेटेड टू इट, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो थ्रेशिंग का मतलब कि वो किसमें लगा हुआ है? ज्यादा से ज्यादा समय वो पेजिंग में लगा रहा है, एग्जीक्यूटिंग में नहीं। दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग, है ना। पेजिंग का मतलब पेजेस को स्वैप इन स्वैप आउट करने में लगा रहा है, एग्जीक्यूटिंग में नहीं। लेकिन अगर पहला वाला देखें, इट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग, अगर ये काम करता तो मजा ही आ जाता। अगर एग्जीक्यूशन में ज्यादा समय लगाता तो मजा नहीं आ जाता, है ना। सीपीयू की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती। लेकिन थ्रेशिंग में सीपीयू की यूटिलाइजेशन क्या है? घट रही है। क्यों? क्योंकि वो स्वैप इन स्वैप आउट में लगा हुआ है। नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड थ्रेशिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है फिर क्या करें? मर जाएं? कह रहा है थ्रेशिंग को कैसे अवॉइड करें? इंक्रीज दी फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी मतलब रैम। अगर रैम के साइज को बढ़ा दें तो क्या रैम में डेटा ज्यादा देर तक रुक पाएगा? हाँ, तो इजिली मिल जाएगा, बेस्ट है। इंप्रूव मेमोरी यूटिलाइजेशन, सीपीयू की यूटिलाइजेशन क्या बढ़ जाएगी अगर रैम का साइज बढ़ेगा? जी हां। हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कह रहे हैं हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब कि हम सीपीयू ऐसा यूज करें जो कि कई सारे कोर्स वाला हो, जीपीयू यूज करें। और अगर जीपीयू यूज करते हैं या मल्टीपल कोर्स वाला सीपीयू यूज करते हैं तो एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, यानी ऑल ऑफ दिस। ये सारे काम हमें करने होंगे थ्रेशिंग को अवॉइड करने के लिए। यानी साफ साफ अगर हम देखें तो थ्रेशिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें स्वैप इन स्वैप आउट को रोकना होगा। और स्वैप इन स्वैप आउट को हम तभी रोक पाएंगे जब सीपीयू डेटा को ढूंढेगा रैम में और मिल जाएगा, तभी तो कर पाएंगे। और ये कब कर पाएंगे? रैम में डेटा कब रुक पाएगा? जब रैम का साइज बड़ा होगा। तो कह रहा है इंक्रीज दी फिजिकल मेमोरी। पहला होने से ही दूसरा होगा और पहला होने से ही तीसरा होगा। तो फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही। समझ में आया कि यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इंक्रीज फिजिकल मेमोरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रैम का साइज बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम थ्रेशिंग को कम करना चाहते हैं, अगर हम पेजिंग एक्टिविटी को कम करना चाहते हैं, स्वैप इन स्वैप आउट को कम करना चाहते हैं, तो रैम के साइज को बढ़ाना होगा। ठीक, चलो। पेजिंग डिवाइड प्रोसेस इनटू इक्वल पार्ट कॉल्ड डैश एंड द मेन मेमोरी इनटू इक्वल पार्ट कॉल्ड डैश। बताओ। कह रहे पेजिंग जो है वो डिवाइड कर रही है प्रोसेस को इक्वल पार्ट्स में, जिसको पेजेस बोलेंगे। एंड दी मेन मेमोरी मतलब रैम डिवाइड कर रही है इक्वल पार्ट्स में, जिसको फ्रेम्स बोलेंगे। यानी पेजेस और फ्रेम्स कहां गिवन है? सेकंड वाले में लगा दो भाई, है ना। क्या सोच रहे हो इतना? बिल्कुल सही। आगे आ जाओ। हाउ इज दी टीएलबी टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड? टीएलबी का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। और टीएलबी का मतलब क्या? कैशे मेमोरी से है। हां, क्या ये बाय डिफॉल्ट एसोसिएटिव है? यस। तो कह रहा है हाउ इज टीएलबी टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड, कैसे टीएलबी को ऑर्गेनाइज किया गया है? टिपिकली मतलब बाय डिफॉल्ट, एसोसिएटिव मैनर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? एज एन एसोसिएटिव कैश। समझ में आया कि उड़ गया? क्या आपने ये तो नहीं सोच लिया कि टीएलबी कितने तरीके का होता है? बोलो। क्या आपने ये तो नहीं सोच लिया कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीएलबी आर देयर? यस, यही तो आपने किया। जल्दी होती है आपको। ये नहीं पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीएलबी आर देयर। अगर ये पूछता तो डायरेक्ट भी होता, एसोसिएटिव भी होता, सेट एसोसिएटिव भी होता, यानी ऑल ऑफ दीज होता।
यानी मोर देन वन ऑफ द अबव होता। लेकिन पूछ क्या रहा था, हाउ इज द टीएलबी टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड। टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि बाय डिफॉल्ट टीएलबी कैसा होगा, तो बाय डिफॉल्ट होगा एसोसिएटिव। अब समझ में आया। चलो नेक्स्ट, ईच एंट्री इन अ ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर कंसिस्ट ऑफ। कह रहे टीएलबी यानी कैशे मेमोरी में जो एंट्री होगी वो किस बेसिस पर होगी, की के बेसिस पर, वैल्यू के बेसिस पर, बिट वैल्यू के बेसिस पर, कांस्टेंट, या ऑल ऑफ दिस। हर एक चीज, चाहे कैशे की बात करें या किसी भी मेमोरी की बात करें, वो प्राइमरी की के बेसिस पर ही काम होता है। बोलो होता है या नहीं होता। अगर हमें किसी भी चीज को निकालना है तो वो किस बेसिस पर निकालेंगे, प्राइमरी की के बेसिस पर। तो आंसर क्या होगा कि ईच एंट्री इन अ टीएलबी, यानी कैश मेमोरी में की गई हर एक एंट्री किसके बेसिस पर की जाएगी, प्राइमरी की के बेसिस पर। आंसर इसकी। नेक्स्ट, इफ अ पेज नंबर इज नॉट फाउंड इन द टीएलबी देन इट इज नोन एज। अगर पेज नंबर टीएलबी में मिला ही नहीं, टीएलबी में ना मिलने का मतलब कैशे मेमोरी में ना मिलना, तो ये क्या कहलाएगा, मिस। और ये कैसा मिस कहलाएगा भाई, टीएलबी मिस। और अगर मिल जाएगा पेज नंबर टीएलबी में तो क्या कहलाएगा, हिट, यानी टीएलबी हिट। द परसेंटेज ऑफ टाइम अ पेज नंबर इज फाउंड इन द टीएलबी इज नोन एज। बताओ। मिल गया, परसेंटेज ऑफ टाइम है ना, कई बार सर्च किया और कई बार मिल गया तो हिट कर गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रेशियो, हिट रेशियो, है ना। परसेंटेज का मतलब कितनी बार मिला, और जितनी बार मिला दैट इज कॉल्ड हिट रेशियो। लेकिन यहां पर अगर ये लिखा रहता, द परसेंटेज ऑफ टाइम अ पेज नंबर इज नॉट फाउंड इन द टीएलबी इज नोन एज, नहीं मिला तो दैट इज कॉल्ड मिस रेशियो, मिल गया दैट इज कॉल्ड हिट रेशियो, नहीं मिला दैट इज कॉल्ड मिस रेशियो। ठीक। और परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं टीएलबी की, जितनी बार मिला और जितनी बार नहीं मिला इनके बीच का गैप, हिट रेशियो माइनस मिस रेशियो, दैट इज कॉल्ड द टीएलबी परफॉर्मेंस। ठीक। नेक्स्ट, कह रहे कंसीडर अ सिस्टम विद अ टोटल फिजिकल मेमोरी ऑफ 8 GB एंड अ टोटल वर्चुअल मेमोरी ऑफ 16 GB. If the system is using 6 GB of physical memory and 10 GB of virtual memory, how much memory is being swapped out? बताओ भाई, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझो पहले। क्या कह रहा है, कह रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें टोटल फिजिकल मेमोरी कितनी गिवन है, 8 GB की। फिजिकल मेमोरी का मतलब रैम की बात हो रही है, कोई डाउट नहीं। फिजिकल मेमोरी ऑफ 8 GB एंड टोटल वर्चुअल मेमोरी ऑफ 16 GB। वर्चुअल मेमोरी का मतलब सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है, 16 GB की। इफ द सिस्टम इज यूजिंग 6 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी, कितनी गिवन थी, 8, और 8 में से कितनी यूज कर रहा है, 6 GB थी। कितनी, टोटल फिजिकल मेमोरी 8 GB है, लेकिन यूज कितनी कर रहा है, 6 GB। एंड 10 GB ऑफ वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी कितनी है, 16, 16 में से यूज कितनी कर रहा है, 10, है ना। कितनी बची, 6। हाउ मच मेमोरी इज बीइंग स्वैप्ड आउट, कह रहे कितनी मेमोरी स्वैप आउट की गई। स्वैप आउट का मतलब, आउट का मतलब फिजिकल स्टोरेज यानी सेकेंडरी स्टोरेज, और स्वैप इन का मतलब रैम। आएगी कहां, रैम, और जाएगी कहां, सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहां स्वैप आउट की बात हो रही थी, और स्वैप आउट का मतलब क्या होगा बताओ। सर स्वैप आउट का मतलब कि आउट किया गया। आउट कहां से किया जाएगा, रैम से आउट किया जाएगा, और वो कहां जाएगी, स्वैप इन यानी हार्ड डिस्क। तो आउट के केस में बात किसकी हो रही है, फिजिकल मेमोरी की। तो टोटल फिजिकल मेमोरी कितनी गिवन है, 8, लेकिन सिस्टम कितनी यूज कर रहा है, 6। कितनी बची, 8 माइनस 6 दैट इज 2 GB, यानी द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 2 GB। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, लेकिन अगर यहां पर स्वैप इन दिया होता तो क्या ये बदल जाता, तो क्या होता ये भी बताओ, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं कि स्वैप आउट ही ऑप्शन में आए, स्वैप इन भी तो आ सकता है। अगर स्वैप इन हो गया तो हम किसको फोकस करेंगे, वर्चुअल मेमोरी को, यानी सेकेंडरी मेमोरी को।
16 जीबी टोटल है, 10 जीबी यूज हो रही है, 6 आ जाता आंसर, यानी 6। कोई डाउट? क्या सर इस क्वेश्चन में सिर्फ स्वैप आउट और स्वैप इन ही पूछा जा सकता है? नहीं, यह भी तो पूछा जा सकता है टोटल स्वैप, कि कुल कितनी स्वैप की जा रही है, ना इन दिया हो ना आउट दिया हो, तो क्या होगा सर? अगर टोटल स्वैप होगा तो इसका मतलब पहले आउट निकाल लेंगे 2 जीबी, फिर इन निकाल लेंगे, कितनी इन कितनी हो रही थी 16 और 10 यानी 6, टोटल हो रही है 8 जीबी। क्या ये तीनों केसेस समझ में आए? बताओ यस या नो। तो बस आपको याद क्या रखना है, यह समझ लो कि सर जब कभी भी स्वैप आउट की बात होगी तो हम रैम की बात देखेंगे, है ना, यानी फिजिकल मेमोरी की बात देखेंगे। और जब कभी भी स्वैप इन की बात होगी तो हम हार्ड डिस्क की बात देखेंगे, यानी किसकी बात देखेंगे? वर्चुअल मेमोरी की बात देखेंगे। और जब भी टोटल की बात हो रही होगी तो हम दोनों की बातों को मिक्स कर देंगे, यानी स्वैप इन और स्वैप आउट दोनों, और प्लस करके निकाल लेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं तो जरा ये करो, बताओ, ये करके दिखाओ। हाँ, डिफरेंस भी पूछ सकता है, वेरी गुड। किसने कहा ये? गौरव। गौरव कह रहे डिफरेंस भी पूछ सकता है, ये भी बात सही है कि स्वैप इन स्वैप आउट में कितना डिफरेंस है ना, तो माइनस कर देना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो यहां पर कितना है? टोटल वर्चुअल मेमोरी 16 जीबी, यूज कितनी कर रहा था? 10 जीबी, कितनी बच गई? 6 जीबी। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? 6 जीबी। क्लियर? अगला देखो, टोटल स्वैप्ड मेमोरी। ये एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है और ज्यादातर एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल स्वैप्ड कितना होगा, है ना। अलग अलग भी पूछा जा सकता है और मिक्स करके भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ये 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो टोटल स्वैप कितना होगा? 6 + 2 दैट इज 8, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो स्वैप्ड फिजिकल मेमोरी प्लस स्वैप्ड वर्चुअल मेमोरी दैट इज 2 जीबी प्लस 6 जीबी दैट इज 8 जीबी, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझ में आया यस या नो? नेक्स्ट, बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि मजा आ गया होगा, है ना। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने यह सीखा कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। हम लोग ने यह भी देखा कि कंटीजियस और नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग ने यह भी देखा कि जो नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है वो 2 तरीके से हो रहा है। कौन से 2 तरीके थे सर? एक पेजिंग था और एक सेगमेंटेशन, जिस पर अभी हम लोग ने बात नहीं करी, है ना, जो आगे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग ने जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे वो किससे रिलेटेड थे? पेजिंग से रिलेटेड। और पेजिंग में हम लोग ने क्या क्या सीखा कि सर पेजिंग का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा को लेकर आना। सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, और ये जो लॉजिकल एड्रेस है ये सेकेंडरी मेमोरी बहुत अच्छे से समझता है। सेकेंडरी मेमोरी डेटा को किसमें ट्रांसफर करेगा? प्राइमरी मेमोरी में, है ना, यानी रैम में। और रैम जिस एड्रेस को समझता है उसके समझने के लिए ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है, मैपिंग की रिक्वायरमेंट है ना, जिसे फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाएगा, और इसी को क्या मैपिंग बोलेंगे? हाँ। इसी को क्या ट्रांसलेशन बोलेंगे? हाँ। अब इसके बाद हम लोग ने यह समझा कि अगर पेजिंग हो रही है तो वहां पर इन आउट यानी स्वैप इन और स्वैप आउट की कंडीशन बढ़ेगी। अगर स्वैप इन स्वैप आउट की कंडीशन बढ़ेगी तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग, है ना। इस केस को क्या बोलेंगे? थ्रेशिंग बोलेंगे। और थ्रेशिंग बढ़ने का मतलब है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होना, सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होना, है ना, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। और इस केसेस को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे? रैम के साइज को इंप्रूव कर देंगे। अगर रैम हमने ज्यादा रखी तो सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, और पेजिंग बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई थी आप लोगों को? प्लस हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जिसकी मदद से हम लोगों ने पेजिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझने की पूरी तरीके से कोशिश करी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।